सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले इलस्ट्रेशन 10। तो इलस्ट्रेशन 10 में अपन जो है एक नया कॉन्सेप्ट जो है समझने वाले हैं, तो उसी की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मैं आपको दूंगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही और भी वीडियोज़ अगर आपको इस टॉपिक पर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें कुछ नया क्या है वो अपन देख लेते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो है एक नया पॉइंट अपने पास रिवैल्यूएशन का। ठीक है, तो दो तरह के रिवैल्यूएशन होते हैं, एक होता है अपने पास अपवर्ड रिवैल्यूएशन और एक होता है अपने पास डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। तो वही चीज़ अपन इसमें देखेंगे। तो मान के चलिए यहाँ तक का जो हिस्सा है ये पूरी एसेट की वैल्यू है यहाँ तक की। और अब अपन ने क्वेश्चन के ईयर के एंड में क्वेश्चन को क्या बोला है कि जो भी एसेट है उसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया गया है। अब देखिए इतना जो हिस्सा अपने है ये अपवर्ड रिवैल्यू हुआ है। अब जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इस वाली प्रॉपर्टी में अपन क्या करते हैं, इसका डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं। मतलब यहाँ तक की एसेट है और इसमें यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ तक का ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएट हुआ है। तो इसका डेप्रिसिएशन और अदर इम्पैक्ट क्या होने वाला है इसी का अपन डिस्कशन करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ओवर रिवैल्यूएशन की। ठीक है, एसेट है, मान के चलिए 20,000 की एसेट है और उसमें उसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है 30,000 पे। अब देखिए जो डिफरेंस है अपवर्ड 10,000 का, जो 10,000 अपने ज़्यादा रिवैल्यूएशन हुआ है, मतलब एक तरह से 10,000 की वैल्यू की एसेट ज़्यादा निकल कर आई अपने पास। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहला इम्पैक्ट इसका डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा? आपको ध्यान होगा कि डेप्रिसिएशन किधर जाता है, आपके P&L अकाउंट में जाता है। तो P&L अकाउंट में अपन को जो नेट प्रॉफिट शो करता है, तो डेप्रिसिएशन के आने से ये नेट प्रॉफिट जो है और कम हो जाएगा। तो अपन ना सीधा से इम्पैक्ट क्या करेंगे, अपन P&L में से जो नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली P&L का ही हिस्सा होता है ना। तो जो भी P&L का बैलेंस होगा उसमें से अपन डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट लेस कर देंगे। तो फर्स्ट इम्पैक्ट क्या हो गया, अपन को डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा अपन ने। और सेकंड इम्पैक्ट क्या हो गया कि जो भी P&L का बैलेंस है उसको अपन ने घटा कर दिखा दिया। साथ ही तीसरा इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए जो भी आप बैलेंस शीट है, अपनी जो भी बैलेंस शीट है उसमें आप क्या करते हैं, एसेट एंड लायबिलिटीज़ दिखाते हैं। तो एसेट जो यहाँ पर अपने पास दिख रही हैगी उसमें से अब अपन को क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन घटा कर दिखाना पड़ेगा। जो भी अपने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अभी निकल कर आया है उस डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू आएगी वही अपने एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए बैलेंस शीट में। तो इस तरह से तीन इम्पैक्ट अपने देखे गए हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, उस डेप्रिसिएशन को अपन दिखाएंगे P&L में, यानी कि डेप्रिसिएशन आने से जो P&L का बैलेंस है वो कम होने वाला है। और तीसरा इम्पैक्ट क्या होगा कि जो भी बैलेंस शीट है उसमें एसेट की वैल्यू भी आपको कम करके दिखानी पड़ेगी। इसके बाद डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट क्या होता है, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में ये जितनी भी अपन ने चीज़ें की हैं सारी रिवर्स हो जाएगी। मतलब जो भी डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट होगा पर वो मतलब माइनस में कैलकुलेट होगा। आपने एसेट जो ज़्यादा दिखाई गई थी पहले उस पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा दिया, पर जैसे अपन को एंड पे पता चला कि वो एसेट की वैल्यू तो कम थी, तो अपन क्या करेंगे, जितना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाए हैं उतना कम कर देंगे। तो वो वाला अपन डेप्रिसिएशन स्टेप 1 में कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड इम्पैक्ट जो भी P&L है उसका नेट प्रॉफिट अपने बढ़ जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अपन कम कर रहे हैं यानी कि एक्सपेंस कम कर रहे हैं। एक्सपेंस कम करेंगे तो अपनी नेट प्रॉफिट बढ़ेगा सीधा सा, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। और थर्ड इम्पैक्ट, बैलेंस शीट में जो भी अपनी एसेट दिख रही है उसमें अपन जो भी ये डेप्रिसिएशन अपने ज़्यादा लगा दिया गया था उसको अपन वापस से ऐड कर देंगे, तो ये इम्पैक्ट इसका सीधा सा आता है। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये था अपना पूरा कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का। अब अपन फर्दर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन 10 कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, जो भी यहाँ पर H लिमिटेड की है और उसकी सब्सिडरी S लिमिटेड की है, वो ड्रॉन अप की गई है कि किस तारीख को, 31 मार्च 11 को। और अपन को प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इसी तारीख को। और ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको रिगार्ड्स करते हुए आपको ये पूरी बैलेंस शीट बनानी है। इसी में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बोलता है, जो भी रिज़र्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है किसके, S लिमिटेड के, वो स्टोर करे किस बैलेंस पे, 25,000 एंड 15,000 पर रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो भी रिज़र्व है उसका बैलेंस यहाँ पर बताया गया 25,000
एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बताया गया है 15,000। तो ये इस डेट को यहाँ पर बताया गया है। आगे बोल रहा है कि डेट ऑफ एक्विजिशन को जो है यहाँ पर, जब भी डेट ऑफ एक्विजिशन है उसमें 80% जो होल्डिंग है उसने यहाँ पर होल्ड किए हुए किस तारीख से, 1 अप्रैल 10 से। 1 अप्रैल 10 से अपने डेट ऑफ एक्विजिशन है और इसी तारीख को जो है होल्डिंग ने सब्सिडरी में 80% शेयर होल्ड किए हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, मशीनरी जो कि बुक वैल्यू पर दी हुई है और साथ ही फर्नीचर पे जो भी बुक वैल्यू पर दिया हुआ है। आगे इनका रिवैल्यूएशन का पॉइंट बोला गया है। देखिए, जो मशीनरी है उसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी और उसको बढ़ाकर यहाँ पर अपवर्ड रिवैल्यूएट किया गया एस लिमिटेड का 1,50,000 पर, यानी 50,000 अपने अपवर्ड रिवैल्यूएशन में चला गया है। ठीक है, साथ ही फर्नीचर के लिए क्या बोला है, फर्नीचर जो कि 20,000 की बुक वैल्यू हुआ था उसी तारीख को 1 अप्रैल 10 को उसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन, इसका डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया गया 15,000 पर, यानी 20,000 कितने पे, 5,000 का आपके डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया गया है। इसकी एक्चुअल वैल्यू वो उसने बताई है। यानी कि सीधा से क्या बोलते हैं, सीधा सा बताऊँ मैं आपको, मशीनरी के बारे में बताया गया है कि मशीनरी में 15,000 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, साथ ही फर्नीचर में आपका क्या बोल रहा है 5,000 का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। आगे बोल रहा है कि जो डेप्रिसिएशन की रेट थी, देखिए आगे देख सकते हैं आप, 1 अप्रैल फॉर द पर्पज़ ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इट्स शेयर। आगे बोल रहे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ पर अपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता था, साथ ही रेट अपन को बताई हुई है। मशीनरी पर 10% एंड फर्नीचर पर 15%। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वही अपने जो अपन नेट एसेट वगैरह पूरी स्टेप्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे उसके रिगार्डिंग दी हुई है पूरी बैलेंस शीट की। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, स्टेप 1 पर जाएंगे सबसे पहले। तो जो जो इन्फॉर्मेशन अपन को अवेलेबल थी उसको अपन ने सीक्वेंसली यहाँ पर सीक्वेंस के हिसाब से अपन ने जमा दिए। 1 अप्रैल 10 को अपन को जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, देखिए रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अपन को गिवन थे 25 एंड 15,000, अपन ने लिख दिए 25 एंड 15,000। और आगे अपन को गिवन था क्या, जो भी मशीनरी थी उसको अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया गया है और जो भी फर्नीचर था उसको डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया गया। तो अपन क्या करेंगे 50,000 अपवर्ड रिवैल्यूएशन और उसमें से लेस कर देंगे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। तो एक तरह से एक्चुअल यानी कि नेट रिवैल्यूएशन का अपन को प्रॉफिट पता चल जाएगा 45,000। ठीक है, यानी कि 45,000 के पास अपने पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। और साथ ही इसी का इम्पैक्ट यहाँ पर ग्राफिकल मैंने आपको बता रखा है चार्ट वाइज कि मशीन की वैल्यू बढ़ी है तो उसका डेप्रिसिएशन भी ऑब्वियसली यहाँ पर बढ़ने वाला है, और मशीन की वैल्यू गिरेगी तो उसका डेप्रिसिएशन भी ऑब्वियसली यहाँ पर गिरने वाला है। तो वही चीज़ अपन यहाँ पर करिए। इसके बाद अपन आते हैं अपने पैटर्न पर। पैटर्न में अपन सबसे पहले पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग कैलकुलेट करते हैं। होल्डिंग का 80% गिवन है, सब्सिडी का गिवन है। इसके बाद प्री और पोस्ट डेटा का अपन एनालिसिस करते हैं। इसमें सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या बोल रहे हैं, देखिए डेट ऑफ एक्विजिशन को ही है, हमेशा प्री लेकर चलनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा ही प्री होती है। इसके बाद रिवैल्यूएशन जो गेन अभी अपन को हुआ है, देखिए अपन क्या करते हैं, जो भी नेट एसेट की कैलकुलेशन करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हैं, उसमें जो भी रिजर्व वगैरह लेते हैं और साथ ही रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो लेते हैं। तो अपन यही चीज़ ले रहे हैं, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है 45,000 का, उसको अपन ने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। देखिए पूरा प्री हो जाएगा क्योंकि रिवैल्यूएशन किस डेट को हो रहा है, देखिए 1 अप्रैल 2000 सॉरी हाँ रिवैल्यूएशन कब हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1 अप्रैल 10 को। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो पूरा प्री नेचर का अपने हो जाएगा। इसके बाद जनरल रिजर्व की इन्फॉर्मेशन आपको क्या गिवन है 25,000, जो कि स्टार्टिंग में आपको बोल दिया गया था। ये देखिए, तो ये पूरा प्री नेचर का हो जाएगा। डेट ऑफ एक्विजिशन को कंसिडर करते हुए डेट ऑफ एक्विजिशन इसी तारीख को बोल रहा है, तो ये पूरा पहले का फॉरवर्ड हुआ वो अपन मानेंगे और इसको पूरा प्री मानते हुए चलेंगे। और ईयर एंड पर जो दिया हुआ अपन को, ये देखिए ईयर एंड पर जो भी दिया हुआ जनरल रिजर्व 75,000 वो सब्सिडरी का यहाँ पर गिवन है, तो अपन ने 75,000 सब्सिडरी का कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक हो चुका है अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल, रिवैल्यूएशन का जो भी गेन था वो पूरा प्री हो चुका है। जनरल रिजर्व अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में डायरेक्टली 75,000 क्वेश्चन में गिवन था और 25,000 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था। अब आते हैं P&L पे, तो P&L का 15,000 अपन को क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली। देखिए यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको, 15,000 क्वेश्चन में यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है। और साथ ही जो 5750 वो कैसे कैलकुलेट किया है,
तो सबसे पहले अपन जाएंगे बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट में P&L का बैलेंस यहाँ पर कितना गिवन है, सब्सिडरी में 25,000, तो 25,000 अपन लेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई थी। देखिए टोटल अपन को गिवन था बैलेंस शीट में एट द एंड ऑफ ईयर 75,000, और इसमें से क्वेश्चन में अपन को अवेलेबल था कि ये 25,000 जो है ओपनिंग का है। तो अब अपन को कैसे पता चलेगा पोस्ट का कितना है, तो प्री का तो अपन को पता चल चुका है, और 75,000 एंड ऑफ द ईयर है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 75 में से अगर 25 को आप घटाओगे तो कितना आएगा अपने पास, 50,000। तो इस तरह 50,000 अपने पूरा पोस्ट वाले अमाउंट में चला जाएगा। इसी तरह P&L के कैलकुलेशन करेंगे। P&L अपन को टोटल क्वेश्चन में कितना अवेलेबल है, देखिए क्वेश्चन में टोटल अवेलेबल जो P&L अपने पास 75,000 है, सॉरी 25,000 है, और 25,000 में से क्वेश्चन में अवेलेबल है कि 15,000 आपका स्टार्टिंग का है। तो यहाँ पर 25,000 में से अगर 15,000 किसका, यहाँ पर प्री का है, तो पोस्ट का कितना होगा आपके पास 10,000। पर अब इस 10,000 में आपको एडजस्टमेंट किसका करना पड़ेगा, जो भी आपकी डेप्रिसिएशन था उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या किया है, देखिए अपने करंट ईयर का जो P&L निकला है वो 10,000 निकल चुका है, ठीक है, वो आपको बता दिया मैंने कैसे निकला है। इसके बाद जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, नेट डेप्रिसिएशन, उसका भी कैलकुलेशन देखिए कैसे करना है। इंक्रीज़ कितना था 15,000, तो इस पर अगर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे कितना लगाओगे, रेट देखिए यहाँ पर रेट है 10% मशीनरी पर, तो मशीनरी अपने 10% बढ़ी है तो 10% ज़्यादा लगेगा, यानी कि 5,000 के पास अपने यहाँ पर डेप्रिसिएशन अपवर्ड वाले में आ जाता है। इसके बाद 5,000 जो डाउनफॉल हुआ है उस पर आप कितना लगाओगे, 15% लगाओगे। देखिए फर्नीचर पर जो रेट थी 15%, तो फर्नीचर 5,000 डाउनफॉल हुआ था, तो इसका 15% अगर आप निकालो तो ये आ जाएगा अपने पास 750। तो इस तरह से अपने पास जो नेट अमाउंट निकल कर आता है, जो डेप्रिसिएशन से जो अपन को चार्ज करना है, वो भी आपको कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ। देखिए ओके, तो सबसे पहले अपन को 5,000 लिखना है और इसमें से लेस कर देना है कितना, 750 अपन ने लेस किया, यानी कि 4250 अपनी नेट अमाउंट आ जाता है, जो कि डेप्रिसिएशन का अपन को क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि अपन ने लेस करने वाला अमाउंट ज़्यादा है और ऐड करने वाला अमाउंट कम है, तो नेट इफेक्ट अपन डायरेक्टली इस पर दे देंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए 4250 जो भी अपना 10,000 था, डेप्रिसिएशन एट द ईयर एंड लगता है और एट द ईयर एंड में लग रहा है, यानी कि पूरा पोस्ट वाला अमाउंट वो हो जाता है। तो पूरे पोस्ट वाला जो भी P&L है उसमें से अपन कितना घटा देंगे, 4250। तो इस तरह से अपने पास पोस्ट P&L कितना बचता है, 5750। तो 5750 अपन पोस्ट वाले एनालिसिस में अपन लिख देंगे, देखिए 5750। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये अपन यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने स्टेप 3 पर। ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है, मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया आपको। साथ ही एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपवर्ड रिवॉल्यूशन है तो यहाँ पर आप और चार्ज करेंगे, डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन है तो यहाँ पर आप लेस करेंगे। नेट यहाँ पर देखते हैं तो नेट आपके लेस करने वाला, यानी कि और चार्ज करने वाला बचा हुआ है। इसके बाद स्टेप 3 आती है अपने पास नेट एसेट के। नेट एसेट ऑन DOA के लिए जो भी प्री वाली डेटा है अपने पास, ये सारे एक बार आप ऐड कर दीजिए। तो 1,45,000 और 25,000 कितने हो गए अपने पास, 1,70,000 और 1,70,000, 80 और 1,85,000 अपने पास नेट एसेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट होकर आ जाता है। ठीक है, अब इसमें से होल्डिंग का अलग करेंगे और सब्सिडरी का अलग करेंगे, जो कि स्टेप 4 में अपन लेके जाएंगे। स्टेप 4 में अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व में सबसे पहले क्या करेंगे, 1,85,000 का आप निकाल लो 80% और इसको कंपेयर करो किससे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में गिवन होता है। ये देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाइएगा, यहाँ पर आपको दिए हुए देखिए शेयर्स इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो है 4,40,000। 4,40,000 सॉरी 1,60,000 है, हाँ सॉरी, यहाँ पर देखिए आप, ये अपने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का देख लिया। तो शेयर्स इन एस लिमिटेड वाला डेटा है अपने पास 1,60,000। 1,60,000 से आप अपन कंपेयर करेंगे, जितना ज़्यादा होगा वो हो जाएगा अपने पास कैपिटल रिजर्व और जितना कम होगा वो अपने पास गुडविल। तो 1,60,000 से ये कम है, तो जितना भी डिफरेंस आएगा वो अपने पास गुडविल में चला जाएगा। तो इस तरह से होल्डिंग वाला पूरा पार्ट अपने कंप्लीट होता है। बात करते हैं माइनॉरिटी वाले पे। तो माइनॉरिटी
इंटरेस्ट अपने पास स्टेप 5 की कैलकुलेशन में आता है। इसके बाद माइनॉरिटी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, सबसे पहले 1,85,000 जो भी है उसका 20% निकालो, क्योंकि इतना ही उसका हिस्सा है माइनॉरिटी का, जो भी अपन ने स्टेप 1 में देखा है। देखिए 20%, तो अपन क्या करेंगे 20% अपन ने निकाला। और साथ ही पोस्ट में मैंने आपको बोला था पोस्ट वाले जितने भी रिजर्व है वो आपको देख लेना, और पोस्ट वाले में से जितना भी हिस्सा माइनॉरिटी का है वो भी आपको ऐड करते हुए चलना है। इससे अपन को क्या मिल जाएगा, माइनॉरिटी एट द एंड। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी अपन ने एक्सप्लेनेशन वीडियो में दी हुई है, कॉन्सेप्ट वीडियो में दी हुई है। अगर आपने पूरे सीक्वेंस के साथ देखे होंगे अपने वीडियो तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अपन ने ऐड कर लिया 37,000। इससे अपन को पता चल गया माइनॉरिटी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब अपन को पता चल चुकी है। अब अपन क्या करते हैं, जो भी आइटम्स अपन को दिख रहे हैं इनको एक एक करते हुए अपन बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। गुडविल को अपन रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, माइनॉरिटी एट द एंड को अपन अलग से दिखाते हैं बैलेंस शीट में। इसके बाद जो अपनी करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स को डायरेक्टली जोड़कर अपन दिखा देते हैं, और जो भी फिक्स एसेट होती है उसको भी डायरेक्टली जोड़कर अपन दिखा देते हैं होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी करके। और इसके अलावा जो लायबिलिटीज़ के पार्ट में आए अपन, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी प्री वाली है, जितनी भी होल्डिंग वगैरह है वो अपन देखते हुए चलते हैं। कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कैसे अपन ऐड करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस को छोड़ कर जो भी आपको मिले, जैसे कि नॉन करंट करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़, इन दोनों को आपको ऐसे कैसे जोड़ के दिखा देना है। तो ये भी चीज़ अपने बैलेंस शीट का पार्ट बन जाती है होल्डिंग एट सब्सिडियरी के साथ। और बाकी जो अलग अलग अपन को करना पड़ता है वो अपन ने अभी देख लिया कॉन्सेप्ट में। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट वाला आपका पूरा पोर्शन यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आपको अभी जो मैंने बोला है वो समझ में नहीं आया तो आप जाकर एक बार कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।